हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिंदगी तभी बदलेगी जब अपने लिए कोई सख्त नियम बनाओगे, वरना गुजारा तो आपका हो ही रहा है। जब तक आप अपने लाइफ में सख्त नियम नहीं बनाएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका सफल होना मुश्किल है। क्योंकि सभी को देखिए अपना कंफर्ट जोन पसंद होता है। कोई रात में देर तक जगना पसंद करता है, कोई दिन में जल्दी देर तक उठना पसंद करता है। तो ये सब ऐसे कंफर्ट जोन है जिससे आपको बाहर आना होगा। अगर एक विद्यार्थी के जीवन के तौर पर आपको रहना है तो आपको अपना जो टाइम टेबल है वो काफ़ी सख्त बनाना होगा और उसका उतने ही सख्त कठोरता से पालन भी करना होगा। तभी आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, नवंबर में आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग। दूसरा है, भारतीय वायुसेना चीन से बेहतर, ये स्टेटमेंट दिया है खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने। और तीसरी न्यूज़ है, एनसीआर जल्द होगा दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्र। तो पहली न्यूज़ से देखते हैं। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बैठक में होंगे। 17 नवंबर 2020 को 5 देश के संगठन ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में दोनों नेता आमने सामने होंगे। वैसे यह बैठक वर्चुअल होगी, ऐसे में द्विपक्षीय बैठक की संभावना नहीं है। दोनों पक्ष ठंड की शुरुआत से पहले सैन्य वापसी का रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हैं। तब मोदी व जिनपिंग एक मंच पर अपनी अपनी बात साझा रखेंगे। नवंबर में मोदी और जिनपिंग एक और वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आमने सामने होंगे। 21 व 22 नवंबर 2020 को G20 देशों की शिखर सम्मेलन होने वाली है, जिसमें दोनों नेताओं के भाषण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही नहीं, जानकार यह भी बता रहे हैं कि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की शिखर बैठक को लेकर भी बातचीत जारी है। रूस यह बैठक नवंबर के अंत या दिसंबर में कराए जाने की कोशिश में है। दूसरी न्यूज़ है, भारतीय वायुसेना चीन से बेहतर। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन से जारी गतिरोध के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना मजबूत स्थिति में है। LAC से लेकर दोहरे मोर्चे की जंग की चुनौती हो, वायुसेना हर चुनौती का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीनी एयरफोर्स की क्षमता को हम कम नहीं आंकते, मगर LAC पर भारतीय वायुसेना से पार पाना चीनी एयरफोर्स के लिए मुश्किल होगा। चीन पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारे पड़ोस में सुरक्षा के जैसे हालात हैं, उससे भारतीय सेना के लिए मजबूती तैयार रखना जरूरत बन गया है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर से पूर्व अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी सैन्य तनाव से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वायुसेना प्रमुख ने कहा कि बेशक चीन ने भारी खर्च कर आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई है, हम उसकी अनदेखी नहीं कर रहे हैं। लंबी दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल चीन की ताकत है, मगर हम भी अपनी सैन्य व रणनीतिक ताकत से जटिल चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, NCR जल्द होगा दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्र। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने NCR ब्लॉकिंग बोर्ड की 39वीं बैठक में यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दायरा बढ़ाया जाएगा और उसे जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्र बना देंगे। NCR के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में कई बड़ी परियोजनाएं जुड़ गई हैं, इनमें नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट, जयपुर में द्रव्यावती नदी का पुनरुद्धार, गाजियाबाद में 52 किलोमीटर लंबी 6 लेन एलिवेटेड रोड और KMP एक्सप्रेस वे प्रमुख हैं। NCR का दायरा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और जो कभी 30,000 वर्ग किलोमीटर तक था, वह वर्तमान में बढ़कर 55,000 वर्ग किलोमीटर की सीमा को भी पार कर गया है। पुरी ने सोमवार को यह कहा कि बोर्ड NCR से यातायात के निर्बाध आवाजाही के लिए प्रणालियों के विकास की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, ISS पहुंचा कल्पना सिंगन्स अंतरिक्ष यान।
नासा का कार्गो अंतरिक्ष यान, जिसका नाम दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, वह सोमवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। एसएस कल्पना चावला सिग्नस अंतरिक्ष यान सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में कैंसर की दवाओं का परीक्षण करने के लिए उपचार तकनीक की जरूरी वस्तुओं को भी अपने साथ लेकर गया है। नॉर्थरोप ग्रुमेन ने NGR-14 मिशन के लिए अपने अपने सिग्नस वाहन को वर्जीनिया में मिड अटलांटिक क्षेत्रीय स्पोर्ट्स में 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया था। यह कैप्सूल हजारों किलोग्राम के उपकरण चालक दल की आपूर्ति और शोध से नई जानकारियां प्रदान करेंगे। एसएस कल्पना चावला सिग्नस कैप्सूल एक दबाव युक्त कार्गो मॉड्यूल है जिसे इटली के ट्यूरिन में थेल्स एलेनिया स्पेस ने बनाया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है जीएसटी क्षतिपूर्ति पर फैसला अभी टला, लोन मोरेटोरियम पर सरकार के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट, यहाँ पर असंतुष्ट होगा। और तीसरी न्यूज़ है कोरोना का चरण बीता, अर्थव्यवस्था आगे ले जाने का समय, ये समय है वित्त मंत्रालय। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर फैसला अभी टला। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के शासन वाले 10 राज्यों से सहमति नहीं बन पाने के कारण सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की मैराथन बैठक में क्षतिपूर्ति पर कोई फैसला नहीं हो सका। अब 12 अक्टूबर को क्षतिपूर्ति पर फैसले के लिए फिर से बैठक होगी। लगभग 8 घंटे चली जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में राज्यों को 20,000 करोड़ की फौरी राहत दी गई है। बैठक में सोमवार रात ही यह राशि जारी करने का फैसला लिया गया था। साथ ही कर राजस्व में कमी की भरपाई के लिए कारों व अन्य लग्जरी वस्तुओं तथा तंबाकू उत्पादों पर जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति शेष वसूले जाने पर बैठक में सहमति बनी है। काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि क्षतिपूर्ति पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। 21 राज्य क्षतिपूर्ति को लेकर कर्ज ले के 2 में से पहले विकल्प को चुनने के लिए राजी हैं, लेकिन कुछ को कोई विकल्प मंजूर नहीं है। दूसरी न्यूज़ है लोन मोरेटोरियम पर सरकार के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट। लोन मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कई मुद्दों का समाधान नहीं है। कोर्ट ने सरकार और आरबीआई से कहा है कि केवी कामत कमेटी की सिफारिशों को रिकॉर्ड में पेश करें। कामत कमेटी ने कोविड-19 के मद्देनजर तमाम सेक्टर में आई आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर कई सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के बाद से आरबीआई व केंद्र ने मोरेटोरियम से लेकर कई नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसलों और सर्कुलर की डिटेल को रिकॉर्ड में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि एमएसएमई और पर्सनल लोन वालों को मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज से छूट दी जाएगी। यह छूट 2 करोड़ तक के लोन पर मिलेगी। नेक्स्ट है कोरोना का चरम बीता, अब अर्थव्यवस्था आगे ले जाने का समय, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कोरोना संक्रमण का चरम काल 17 से 30 सितंबर का था, जो अब गुजर गया है। अब अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और इसे गति देने का समय है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 से 30 सितंबर के दौरान 7 दिनों के औसत पॉजिटिव मामले को देखने पर पता चला है कि इसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है। पॉजिटिव मामले 93,000 से घटकर 83,000 प्रतिदिन के स्तर पर आ गए हैं, जबकि इस अवधि में जांच की संख्या बढ़ी है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी राहत की बात यह है कि जीडीपी में 44% की हिस्सेदारी रखने वाले 8 राज्यों में रिकवरी दर काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। 30 सितंबर को बिहार, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की रिकवरी दर 90% से अधिक हो चुकी थी। बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात व राजस्थान की रिकवरी दर भी 80% से अधिक थी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के खत्म होने के अभी आसार नहीं है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत कितने सही। फिलहाल चालू खाते में दिख रहे लाभ पर ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग अपनी ज़मीन खो रहे हैं, और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत झुंझुनवाला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा पिछड़े मुस्लिम समाज की भी ले सुध।
मुस्लिम अल्पसंख्यक नाम से चलने वाली करीब सभी संस्थाओं में पसमानदा मुसलमानों की गंभीर भागीदारी क्यों नहीं होती, इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है लेखक, चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता फयाज अहमद फैजी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा, आतंक की जड़ पर हो प्रहार। कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, अब समय आ गया है कि उस पर प्रहार किया जाए, इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। खुशखबरी है कि हाल के समय में हमने आयात कम और निर्यात अधिक किए हैं और हमें व्यापार खाते में सुध लाभ हुआ है। जब हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं तो हमें डॉलर प्राप्त होता है। देश में होने वाले विदेशी निवेश से भी डॉलर मिलते हैं। व्यापार और निवेश के योग को चालू खाता कहा जाता है। चालू खाते में लाभ का अर्थ होता है कि हमें निर्यात एवं विदेशी निवेश से डॉलर अधिक मात्रा में मिल रहे हैं। अप्रैल से जून 2019 में चालू खाते में हमें 15 अरब डॉलर का घाटा हुआ था, जो 2020 में इन्हीं महीनों में 20 अरब डॉलर के लाभ में परिवर्तित हो गया है। दूसरी खुशखबरी है कि हमारे निर्यात में सेवा क्षेत्र के निर्यात कोविड संकट के दौरान भी टिके हुए हैं। इनमें मामूली वृद्धि भी हुई है। भारत का भविष्य सेवा के क्षेत्र में ही निहित है, इसलिए सेवा क्षेत्र के निर्यात में तेजी रहना हमारे लिए एक शुभ समाचार है। तीसरी खुशखबरी है कि अप्रैल से जून 2020 में रसायन के निर्यात में 19% की वृद्धि और दवा के निर्यात में 10% की वृद्धि हुई है। सितंबर 2019 में $1 का दाम 72 रुपये था, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 73 रुपये हो गया है। डॉलर के मूल्य में यह वृद्धि मामूली है। चालू खाते में लाभ के कारण इसमें भारी गिरावट आनी चाहिए। गिरावट के स्थान पर मामूली वृद्धि संकट का घोतक है। रुपए की हैसियत में इस गिरावट का कारण शायद यह है कि विदेशी निवेशकों की नज़र में भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य कमजोर है। हमारा उद्देश्य है कि हम भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं और चीन से जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बाहर जा रहे हैं उन्हें अपने यहाँ लाएं। लेकिन वस्तु स्थिति इसके ठीक विपरीत है। रसायन और दवाओं को छोड़ दें तो हमारे प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग उद्योग दबाव में हैं और विश्व अर्थव्यवस्था में हमें अपना स्थान गंवा रहे हैं। तीसरा संकट रिजर्व बैंक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में है। बताया गया है कि मार्च 2020 से भारतीय उपभोक्ता का विश्वास 115 अंक था, जो मई 2020 में 98 अंक रह गया है। इन संकेतों का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था की मौलिक स्थिति विपरीत है। यदि वर्तमान में हमारे चालू खाते की स्थिति सुदृढ़ दिख रही है, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और वह भोजन कम करे तो उसका भोजन खाता लाभ में बताया जा सकता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। पिछड़े मुस्लिम समाज की भी ले सुध। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहल आगे बढ़ने के साथ ही वहीं मस्जिद के लिए आवंटित भूमि पर मस्जिद निर्माण की कोशिश भी तेज हो गई है। लेकिन इस मस्जिद के निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट में बाबरी मस्जिद के लिए संघर्ष करने वाले हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी को स्थान नहीं दिया गया। इसे लेकर पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों के एक संगठन पसमानदा मुस्लिम महाज ने विरोध जताया है। इस संगठन का कहना है कि ट्रस्ट ने पिछड़े मुसलमानों को कोई महत्व नहीं दिया है, जबकि उनकी संख्या कुल मुस्लिम आबादी की करीब 90% है। वास्तव में यह पहली और अकेली संस्था नहीं है जिसे पसमानदा मुसलमानों को महत्व नहीं दिया। मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक नाम से चलने वाली लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में पसमानदा मुस्लिम समाज की भागीदारी न के बराबर है। मुस्लिम हितों की बात करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी यही हाल है। देश के बंटवारे के बाद कांग्रेस से जुड़े अशरफ यानी उच्च जाति के मुस्लिम नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर अशराफ मुस्लिमों का ही हित साधते रहे। दरअसल अशराफ मुस्लिमों को मुस्लिम लीग की तरह एक ऐसी मजबूत संस्था की आवश्यकता थी जो सरकार पर दबाव बना सके। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्सनल लॉ की आड़ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना की गई, जो एक तरह से मुस्लिम लीग का ही नया रूप थी। क्या भारतीय मुस्लिम समाज सिर्फ मसलकों फिरकों में ही बटा है? इसका जवाब ना में मिलता है। मुस्लिम समाज मसलकों और फिरकों में बटे होने के साथ साथ नस्ली और जातिगत आधार पर भी बटा है। उसमें सैयद, खेद, जुलाहा, धुनिया, धोबी, मेहतर, भटियारा, मिरासी और नट आदि जातियां मौजूद हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किसी भी पसमानदा मुस्लिम यानी पिछड़े, दलित और आदिवासी जाति के लोगों को उनकी जातिगत संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान करता। भले ही आम हिंदुस्तानी यह समझता हो कि मुस्लिम समाज जातिवाद से
मुक्त है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच यह है कि मुस्लिम समाज भी जातिवाद से ग्रस्त है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतीय मुस्लिमों के जातिगत भेद से अवगत ना हो, लेकिन वह इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। इतना नहीं, वह गैर बाबरी में शादी ब्याह को न्यायोचित नहीं मानता। बोर्ड के अशराफ उलेमा खुद को पसमानदा का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। आखिर वे पसमानदा मुस्लिम समाज की महिलाओं और पुरुषों को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देते? स्पष्ट है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल मुस्लिम उच्च वर्ग को ही प्रतिनिधि संस्था में स्थान देना चाहता है। तीसरा आर्टिकल है आतंक की जड़ पर प्रहार। कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर आतंकी हमला आतंकियों के दुस्साहस को ही बयान कर रहा है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर हुए आतंकवादी हमले में देश ने 2 वीर जवान खो दिए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जरूरी केवल यह नहीं है कि इस मामले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए, बल्कि यह भी है कि ऐसे उपाय किए जाएं कि आतंकी इस तरह के हमले करने की हिम्मत ना जुटा पाएं। निसंदेह कश्मीर में आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, लेकिन यह ठीक नहीं है कि वे जब तक सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में समर्थ रहें। उन कारणों की गहन पड़ताल होनी चाहिए जिनके चलते आतंकी सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला करने में सफल हो जाएं। पंपोर हमले में पाकिस्तानी आधारित और उसी के द्वारा पोषित आतंकी संगठन लश्कर का नाम आ रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से आतंकवादियों की आमद अब भी जारी है। इसे न केवल बंद करना होगा, बल्कि ऐसा भी कुछ करना होगा जिससे पाकिस्तान को लश्कर जैश सरीखे आतंकी संगठनों को पालने पोसने की भारी कीमत चुकानी पड़े। यह सही है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के दुस्साहस पर लगाम लगी है, लेकिन अभी इसके संकेत नहीं है कि उसने आतंकियों को संरक्षण देना बंद कर दिया है। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि उसकी सेना यह काम पहले की ही तरह कर रही है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक आर्टिकल है, एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो न्यूज़ है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कराने को प्रतिबद्ध है आईसीसी। आईसीसी कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय मैचों में व्यवधान के बावजूद 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के आयोजन की योजना बना रहा है। आईसीसी ने 2013 और 2017 के में 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप स्थगित की थी। लग रहा है कि इस बार भी उसे फाइनल टालना पड़ेगा, क्योंकि महामारी के कारण कई अन्य प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं, जिनमें T20 विश्व कप भी शामिल है। लेकिन इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी टॉम हैरिस ने कहा है कि उन्हें आईसीसी ने सूचित किया है कि चैंपियनशिप का फाइनल तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। तो ये आज का यानी 6 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।